ठीक है, तो ये पूरा यहाँ तक ये फैक्चुअल पार्ट है, पीटी के ही जो सवाल आते हैं वो ये वाला पार्ट यहाँ तक हो चुका। अभी थोड़ा सा और है इसमें, क्योंकि वहां से भी पीटी के कुछ सवाल अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो उस सेक्शन से भी पीटी के कुछ सवाल आपको मिलेंगे। टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। और 31 अक्टूबर 1947 को जब रिस्ट्रक्चर्ड हुई संविधान सभा, पुनर्गठित हुई, क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, है ना। तो जब रिस्ट्रक्चर्ड हुआ उसके बाद सदस्य संख्या संविधान सभा की 299 हो गई। ठीक है, ये भी याद रखना। इस 299 में अगर मैं थोड़ा सा और जाऊं आगे, क्योंकि जब 389 की हम बात कर रहे थे, तो जब 389 सदस्य संख्या थी, कब? जब कैबिनेट मिशन के सुझाव के बाद जब चुनाव हुआ तो हमने इतनी संख्या उसमें तय कर दी, है ना। ये भी आपको बताया था कि इसमें से 292 मेंबर जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत है, 4 जो है कमिश्नरी से आएंगे, वो भी ब्रिटिश रूल्ड एरिया ही था, और 93 मैंने कहा था कि जो हमारी देसी रियासतें थी वहां से तय किया गया, है ना। तो इस प्रकार से 389। अब 31 अक्टूबर 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब रिस्ट्रक्चर्ड हुई तो 299। इस 299 में ये वाला जो पार्ट है, अब आपको पता है कि इसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, दिल्ली है, अजमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है। बलूचिस्तान कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो यहां की भी सदस्य संख्या कम हो गई, एक तो ये कम हो गया। फिर ये वाला पार्ट, क्योंकि पंजाब वाला पार्ट, सिंध वाला पार्ट कहां चला गया? उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र या सीमा प्रांत, वो भी पाकिस्तान में चला गया। जो आपका बांग्लादेश का पार्ट है वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो संख्या थी ये सब घट करके, क्योंकि दोनों मिलाकर के 296 हो रहा था, ये 296 से घट करके ये कितनी बन गई? 229 हो गई। क्लियर? 296 से घट करके 229। और जो दो देसी रियासत थी 93, ये देसी रियासत की संख्या कितनी हो गई? 70। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 299, है ना। ये भी एक डाटा याद रखना, इस हिसाब से ये घटा था। चलो फिर इसमें समितियां, एक क्वेश्चन समितियों से आता है, प्रारूप समिति में कौन मेंबर था या कौन नहीं था। क्वेश्चन क्या देगा कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो 4 ऑप्शन में से 3 तो यहीं से उठा के दे देगा, एक कोई और नाम डाल देगा। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन गैर कांग्रेसी संविधान सभा में सदस्य थे, तो 3 तो कोई और डाल देगा, एक नाम जो है वहां से डाल देगा। या कौन से गैर कांग्रेसी उसमें नहीं थे, तो 3 नाम तो यहां से उठा के डाल देगा, एक नाम जो है कोई और डाल देगा। तो ये घूम फिर के क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही यहां पर समितियों से है, मैंने आपको पहले बोला है कि उत्तराखंड के 2 फेमस सवाल हैं समितियों से, कि झंडा समिति, दूसरा इसमें आता है सलाहकार समिति, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, और तीसरा इसमें ये आता है कि मौलिक अधिकार समिति। ठीक है ना। तो ये आप यहां पर ध्यान रखना। बाकी और से भी क्वेश्चन अलग अलग पीसीएस में, वनडे एग्जाम्स में, लोअर पीसीएस में और इवन आपका यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो कम से कम इतना जो ये 8-9 मैंने लिखाया है, इनको आप याद रखना। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं। अब आपकी संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम किया, अलग अलग समितियों को जो काम सौंपा गया था उन्होंने उससे संबंधित अपना काम किया। उसके बाद सारी समितियों ने अपना काम कहां सौंप, जो भी उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया वो सब किसको दे दिया? प्रारूप समिति, है ना। अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति ने जब सारी समितियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को प्रारूप समिति को सौंपा, प्रारूप समिति ने उसको देखा, फिर उसको सेटल्ड किया सही ढंग से, और उसके बाद पहली बार फरवरी यानी 21 फरवरी 1948 को इसको प्रकाशित किया। भारतीय संविधान सभा ने पहली बार भारतीय संविधान का जो प्रकाशन किया वो कब किया? 21 फरवरी 1948 को। ये क्यों किया?
और 8 महीने का टाइम दिया गया, इसलिए ताकि आज भी कभी भी कोई हम नया इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आते हैं, कोई नवाचार या कोई नई लोक नीति या कोई नया विचार या नया कानून हम लेकर के आते हैं, वो कितना सही है, क्या वो हमारे लिए हितकर होगा, भारतीय नागरिकों के लिए अहितकर होगा, क्या उसका स्वरूप होना चाहिए, क्या उसमें हमको और कुछ परिवर्तन करना चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार उसे सार्वजनिक करती है और किसको भेजती है? भारत की जाने माने विश्वविद्यालयों को, उसको ओपन करती है ताकि भारत के जाने माने जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जन सामान्य है, उसको पढ़े समझे। हो सकता है कि उन लोगों के मन में, विचार में, बौद्धिक स्तर पर उसमें कुछ नया संशोधन आ जाए, कोई नया विचार और आ जाए कि इसको जोड़ो, इससे ये लाभ होगा, इसको हटाओ, इससे ये नुकसान होगा। तो सार्वजनिक रूप से सरकार उसको करती है ताकि आम जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को देखते हुए सरकार को कुछ सुझाव दे। ऐसा ही यहां पर किया गया और 8 महीने का समय दिया गया। भारत के जो कुछ लोग, 299 लोग तो संविधान सभा में, वो उन्होंने तो अपना जो बौद्धिक स्तर था, चिंतन मनन था, उसके आधार पर अपना बेस्ट देकर के हमारा संवैधानिक ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन उनसे बाहर भी तो इंटेलेक्चुअल क्लास है, विश्वविद्यालयों में है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, अन्य लोग हैं, तो उन्होंने भी उस पर चिंतन मनन करके उन्होंने भी सरकार को यानी संविधान सभा को अपने अपने सुझाव भेजे। क्लियर? और फिर उसको हमारी संविधान सभा ने, दैट मींस प्रारूप समिति ने, उन चीजों को भी कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद फिर दोबारा से जो है उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया और फाइनली आप 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति ने जनता के द्वारा प्राप्त किए गए जो सुझाव थे, जो रिकमेंडेशंस थी, उनके आधार पर जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना था करके अंतिमतः उसको तैयार कर दिया। ये पूर्ण रूप से फाइनलाइज नहीं है अभी, तो प्रारूप समिति ने अपने स्तर से, एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना, आपकी संविधान सभा पर और संविधान निर्माण पर एक आरोप लगा है कि इसने एक लंबा समय लिया भारत का संविधान बनाने में। हमने कल जिक्र भी किया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा टाइम बताया है। अब आप उसकी प्रक्रिया को समझो। इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, दुनिया का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे श्रेष्ठ है। भारत का संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको बेस्ट अवस्था में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक पहलू पर इसकी बड़ी सूक्ष्मता से काम किया गया। जब जनता से रिकमेंडेशन मिल गई, उसके बाद उसमें जो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना था, जो उन्होंने अपनी समझ, चर्चा विचर्चा करके रखा, उसके बाद प्रारूप समिति ने इस डेट को इसको तैयार कर दिया। उसके बाद संविधान सभा ने इस तैयार किए गए संविधान पर 3 चरण में डिस्कशन किया, वाचन शुरू किया। पहला चरण होता है, यह चला आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। क्लियर हो गया? 9 नवंबर 1948 से लेकर के 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक का एक टाइम चला। इस टाइम पे क्या हुआ कि अब देखो, मान लिया जाए ये आगे की 2-3 रो वाले हैं, ये है झंडा समिति वाले, फिर पीछे वाले हैं संघ संविधान वाले, फिर और पीछे है प्रांत वाले। ये वाले जो लोग हैं, इन्होंने कार्य संचालन पर काम किया, पीछे वालों ने कुछ और पर काम किया। सब अपने अपने क्षेत्र में है ना। बाकियों को, औरों को क्या पता, यानी उनको क्या पता कि झंडा समिति में क्या रखा है, इनको क्या पता कि संघ संविधान में क्या रखा है। तो इसके लिए इस टाइम पीरियड में हर जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन सबको संविधान से अवगत कराया गया। संविधान के हर एक खंड से बस सामान्य रूप से अंबेडकर खड़े उठे, उन्होंने बताया कि इसमें हमने इतना खंड रखे हैं, यानी 22 भाग हैं, पहले भाग में ये चीजें हैं, दूसरे में ये हैं, तीसरे में ये हैं, मोटे मोटे तरीके पर इतने दिन तक उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को संविधान से अवगत कर दिया। लोग सुनते रहे, किसी की टीका टिप्पणी नहीं हुई। अभी डिस्कशन नहीं होना था। यहां पर क्या रखा कि उसके एक एक खंड करके, एक एक प्रोविजन करके उनका वाचन हुआ कि हमने इन चीजों पर बात किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद कुछ समय के लिए फिर इसको क्या कर दिया, संविधान सभा मतलब डिसॉल्व हो गई। फिर इसका दूसरा वाचन शुरू होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर के
ये चलता है 17 अक्टूबर 1949 तक। ये है सबसे महत्वपूर्ण दौर, सबसे महत्वपूर्ण वाचन। क्लियर? एक लंबी अवधि है, मोटा मोटा मान के चलो तो 11 महीने का टाइम पीरियड है। क्लियर? इस दौरान जब सबके पास प्रतियां आ गई, अंबेडकर ने वाचन किया, सबके पास उसकी प्रतियां आ गई, सबने अपना पढ़ के आते थे, अगले दिन फिर डिस्कस करते थे। बीच का जो एक हफ्ते का टाइम था, सबने उसको समझा। उसके बाद सेकंड वाचन में अब लोग अपने अपना डिस्कशन के लिए तैयार हो गए। एक एक बिंदु पर बड़ी दीपता के साथ, गहराई के साथ जो है डिस्कशन होता है। पक्ष विपक्ष में तर्क आते हैं, अच्छी चीजों को रखा जाता है, खराब चीजों को हटाया जाता है, जो बैलेंस करने वाली चीजें थी उस पर पूरा डिस्कशन हुआ। रिकॉर्ड याद करने की जरूरत नहीं, बस केवल समझो, सुन लो इसको। लगभग 7653 संशोधन प्रस्ताव इस दूसरे वाचन में प्रस्तुत किए गए और मोटा मोटा लगभग 2473 के आसपास, यानी मोटा मोटा 2500 प्रस्तावों पर इन्होंने वास्तविक रूप से चर्चा पर चर्चा की, गहराई से। बाकी को देखा, पहला ही पॉइंट, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इसको हटा दो, तो डिस्कशन ही नहीं हुआ। वास्तविक रूप से जिस पे डिस्कशन होता है, मोटे मोटे 2500 प्रस्ताव पर हुआ। अब आप कल्पना कर सकते हो, इतने प्रस्ताव संशोधन के लिए रखे गए, इतने प्रस्तावों पर चर्चा हुआ, 11 महीने का लगभग समय लगा, कितनी बारीकी से एक एक बिंदु पर चर्चा हुई होगी। आप किताबों में देखते हो ना कि जब आप कोई अच्छी रेफरेंस किताब पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो कि अंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान इस पर यह बात बोली, सॉरी किसी दूसरे सदस्य ने यह बात बोली, अलग अलग डिस्कशन हुआ, पूरा रिकॉर्ड तैयार है। भारतीय पार्लियामेंट से अगर आपको चाहिए, लगभग 7-8-10 हजार रुपए देकर के आप उस पूरी डिस्कशन की थ्योरी को ला सकते हो। ये मोटा पोथा है वो, तो ना वो तुम्हारे काम का ना हमारे काम का, वो रिसर्च करने वालों के काम का है, ताकि रिसर्च करें, किताब लिखें, फिर हम लोग उन किताबों को पढ़ें। ठीक है ना? हाँ, बाकी अगर तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो बता, मैंने दिया है। 8-10 हजार का पोथा आएगा, इतना मोटा पोथा है वो मिल जाता है आपको। ठीक है जी, एक एक बात उसमें लिखी गई। तो इस समय हर एक खंड का, हर एक आर्टिकल का, उसके उपखंडों का बड़ी बारीकी से चर्चा होती है। अच्छे पक्षों को रखा गया, खराब पक्षों को हटाया गया, जो भी चर्चा डिस्कशन हुआ विचार विमर्श करके उसमें रखा गया। एंड तीसरा वाचन होता है अंतिम रूप से, ये 15 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और ये चलता है 26 नवंबर 1949। क्लियर? 26 नवंबर 1949, यानी इस दौरान डिस्कशन के बाद जो बिंदु उभर के आए, मोटे तौर पर इतने प्रस्तावों पर जो चर्चा हुई, उसके बाद जो चीजें संशोधित करके रखी गई, तो फाइनलाइज उनको एक तरफ से पढ़ करके दे करके फिर उन पर सहमति व्यक्त की गई। हाँ हाँ 49 हो, ठीक है, हाँ लिखने में हो गया हो। तो 15 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर? अब यहां पर पूर्ण रूप से 3 वाचन के द्वारा अंतिमतः संविधान फाइनलाइज हुआ और जब 26 नवंबर 1949 को फाइनल हो गया, तो उस फाइनल संविधान में हमारे 22 भाग थे। उसमें जो अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं 395, और उसमें अनुसूचियां रखी गई, वो थी मूल रूप से 8 अनुसूचियां। ठीक है, आज तो हमारे मूल संविधान में 8 की बजाय कितनी 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां। क्लियर हुआ? फाइनल हुआ। इस दिन हमारी संविधान सभा में, यानी 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी है? 299, लेकिन उस दिन केवल 284 ही लोग आए हुए थे। क्लियर? 284 लोगों ने उस संविधान पर सिग्नेचर किए और फाइनल में संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सिग्नेचर होते हैं। और उसी दिन हमारी प्रस्तावना पर जो डेट है, यही वाली डेट लिखी गई है और उसमें लिखा हुआ है कि हम इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित, इसको अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्माकृत करते हैं। अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित का मतलब क्या है? इसको कानून के रूप में लागू करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये भारत के कानून के रूप में, अधिनियम का मतलब कानून होता है, एक्ट होता है। अंगीकृत करते हैं,
यानी हम इसको अंग प्रदान करते हैं और इसको अपने अंग में धारण करते हैं। हमारा संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है ना? तो पावर किसके पास है? भारतीय जनता के पास। इसलिए अंग कौन प्रदान कर रहा है? भारत की जनता। अंग में कौन धारण कर रहा है? भारत की जनता। और इसको आत्मा प्रदान करते हैं। क्लियर? इस डेट को ये सारा काम। क्लियर? लेकिन संविधान सभा में तो 299 हैं, 15 लोगों के भी साइन नहीं हुए हैं। क्लियर? अब क्या होता है, अंतिम रूप से संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ये होती है 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। और इसी दिन जो बाकी 15 लोगों जिनके सिग्नेचर नहीं हुए थे, उन 15 लोगों ने सिग्नेचर किए। क्लियर? एक चीज और देखना, ये जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, जिस दिन 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए, उसको अधिनियमित, अंगीकृत और आत्माप्रीत किया हम लोगों ने, उसी दिन 15 अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया गया। पूरा संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान तो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसी दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 5 से लेकर के 9 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। क्लियर हो गया? आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ, वो भी इसी दिन लागू हो गया। क्लियर? आर्टिकल 366 हो गया, 360 है, 366 है, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391, 92, 93 है। ये 15 आर्टिकल जो है इसी दिन लागू हो गए। और ये 15 आर्टिकल किससे संबंधित? जैसे मैंने कहा 5 से लेकर 9 तक तो सारी नागरिकता से संबंधित है। फिर 324 निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन से संबंधित है। क्लियर? फिर इसमें आपातकाल, इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल 366, 367 उससे संबंधित है, उनको लागू कर दिया गया। क्लियर? और अंतरिम संसद, एक चीज और ध्यान दो, जब संविधान सभा का गठन पर मैंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये संप्रभु संसद नहीं है, संविधान सभा नहीं है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन हुआ, इसकी पहली बैठक किसने बुलाई? गवर्नर जनरल ने बुलाई। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा ये इन्फ्लुएंस है। हमने कहा बिल्कुल नहीं। उस समय मैंने तर्क दिया था, उसमें 2 बातें और सुन लो अभी। एक बात यह है कि हमारे इस संविधान सभा को कानून बनाने वाली संप्रभु सभा का दर्जा दिया गया, और दर्जा प्राप्त हुआ, शुरू में नहीं दिया। इसको कानून बनाने वाली संप्रभु संस्था या संप्रभु निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ कब? जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत अलग, पाकिस्तान अलग, अंग्रेज लोग चले गए। तो इसका मतलब हमारी यहां कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन बन गई? यही संविधान सभा। संविधान सभा के 2 काम थे, एक था संविधान बनाना और दूसरा था आम कानून बनाना जनता के लिए। ये 2 काम इसके थे। एक दिन एक कानून पर काम करती, अगले दिन संविधान बनाने का काम करती। 2-3 दिन संविधान पर चर्चा होती, संविधान पर प्रोविजन, 2-3 दिन कानून बनाने का काम करती। अगर 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और हम ये मान के चले कि एक दिन कानून एक दिन संविधान, एक दिन कानून एक दिन संविधान, उसका आधा कर दो। 1 साल 11 महीने का आधा कर दो, लगभग 5.5 महीना, और 18 दिन का आधा कर दो 9, इतने दिन लगे संविधान बनाने में। ये संविधान बनाने के साथ साथ कानून काम कर रही थी। जब हमारी संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम कर रही है जिस दिन, उस दिन उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन संविधान सभा कानून बनाने का काम कर रही है, उस दिन उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, वो है हमारे संसद के अध्यक्ष। अब काम क्लियर हो गया? हम कैसे आरोप लगाने कि अंग्रेजों के द्वारा इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस तो है ही नहीं।
क्लियर है यहां तक? और बाकी मैंने तर्क वहां दिया था कि हमने अंततः अपना संविधान किसको सौंपा? संविधान सभा के अध्यक्ष को। हमने गवर्नर जनरल को नहीं सौंपा, हमने वाइसराय को नहीं सौंपा, हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट को नहीं सौंपा, हमने अपने अध्यक्ष के अनुसार उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मामला क्लियर? तो ये स्थिति यहां पर बनी। चलो तो अब जब 24 इस दिन हमने 15 अनुच्छेद लागू कर दिए, जिनमें नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और आपातकाल, मुख्य रूप से 4 प्रोविजन है। टोटल आर्टिकल देखोगे तो 15 आर्टिकल लागू हो जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। बचे हुए 15 लोगों ने उस पर साइन कर दिया। इस दिन बहुत कुछ हुआ। 24 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, यानी उनको राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर के काम किया, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उनका निर्वाचन उनको कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही तय किया गया कि जो हमारी संविधान सभा, इसको डिसॉल्व कर दिया और संविधान सभा अब अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी, क्योंकि संसद का चुनाव तो 1951-52 में हुआ, लोकसभा राज्यसभा का। तो उससे पहले जो हमारे यहां कानून बनाने वाली विधायी सर्वोच्च संस्था थी वो कौन होगी? तो कहा कि ये जो संविधान सभा है अब इस संविधान सभा के रूप में नहीं रहेगी, इसका जो काम था संविधान बनाने का वो पूरा कर दिया। अब ये जो संस्था है ये हमारी इंटर्म पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। तो कुछ महीने तक वो अंतरिम संसद के रूप में बनी रही। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को जो आपका राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और जो वंदे मातरम है उसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। यह भी पीटी के सवाल पूछे गए। आपे के उत्तराखंड में एक सवाल यह भी पूछा गया है कि जो तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमारी संविधान सभा ने कब एडॉप्ट किया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया। क्लियर हो गया? तो ये 3-4 फैक्ट ये भी हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। कोई दिक्कत यहां तक? और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो बचा हुआ, ये तो 15 आर्टिकल पहले ही लागू हो गए थे, जो बचे हुए थे वो जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। क्लियर? अब आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्या यह कहीं लिखा गया है? 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? कल मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तय किया कि हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वो हमारी ऐतिहासिक गौरव का क्षण था। उस गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण को हमने इंप्लीमेंट किया और क्या कर दिया? 26 जनवरी को लागू कर दिया। लेकिन संविधान में भी तो कहीं इसका उल्लेख होना चाहिए था कि हम 26 जनवरी को इसको लागू करेंगे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने 15 आर्टिकल लागू कर दिए, तो शेष क्यों नहीं किए? तो उसी दिन तय कर दिया था कि हमने शेष संविधान कब लागू करना है। क्या हमारे संविधान में कहीं लिखा गया है ऐसा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ? फिर ये जो संविधान सभा ने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, जिसमें 395 आर्टिकल 22 जिसके भाग हैं, जिसमें हम मोटे तौर से उन्होंने 8 अनुसूचियां बनाई, उस मोटे पोथे वैधानिक दस्तावेज का नाम क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इसका नाम भारत का संविधान है? हम क्यों उसको भारत का संविधान बोले? हम भारत का वैधानिक दस्तावेज क्यों ना बोल दे? हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है भारत का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधि है, तो हम उसको भारत की सर्वोच्च विधि क्यों ना मान ले? क्यों हम उसको भारत का संविधान कहते हैं? और कहीं लिखा है तो बताओ। है? अनुच्छेद 393 क्या कहता है? 393 में उल्लेखित है कि यह वैधानिक जो डॉक्यूमेंट से दस्तावेज है इसका नाम भारत का संविधान है।
ये आर्टिकल 393 में लिखा गया है। और आर्टिकल 394 में लिखा है क्या कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा या लागू हुआ। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 394 में। और 395 में क्या लिखा है? 395 की दो भावनाएं हैं। एक हम कहते हैं कि रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, तो गणतंत्रात्मक जो देश है वो आर्टिकल 395 में है, संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, लेकिन उपबंधित रूप से जहां लिखा है वो 395 में है। क्या लिखा है कि भारत को एक गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जो औपनिवेशिक काल के कानून बने हैं उनको निरस्त करते हुए भारत के संविधान को भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह भारत की सर्वोच्च विधि है। यह बात कहां लिखी है? 395 में। औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करते हुए संविधान को सर्वोच्च विधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत को गणतंत्रात्मक राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह बात आर्टिकल 395 में कही गई। अब क्लियर हो गया? 393 क्या कहता है? ये डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स भारत का संविधान है। 394 में क्या है कि यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 395 में क्या है कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, इसको गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किया, भारत का संविधान, ये भारत की सर्वोच्च विधि है। कोई दिक्कत? ये बन गया साहब आपका संविधान। कोई समस्या यहां तक? ये पीटी के जो दो चार फैक्ट मैंने ये बताया, ये हो जाएंगे कि लिखाऊं इनको? लिखो फिर, फटाफट लिखो। समितियां लिखी, इसके नीचे लिखना बिल्कुल लाइन चेंज करते हुए। लिखना, उपरोक्त सभी समितियों द्वारा निर्मित संविधान को ठीक है, उपरोक्त सभी समितियों द्वारा निर्मित संविधान को संविधान सभा नहीं, संविधान को प्रारूप समिति ने पहली बार प्रारूप समिति ने पहली बार प्रारूप समिति ने पहली बार 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया। ताकि भारत के आम नागरिक और बौद्धिक वर्ग, आम नागरिक और बौद्धिक वर्ग उस पर अपनी प्रतिक्रिया और सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करें। और 8 माह उपरांत 3 महत्वपूर्ण वाचन यानी डिस्कशन, 3 महत्वपूर्ण वाचन के द्वारा इसे अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इसे अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया।
डैश करके नीचे नंबर 1 लिखना, पहला वाचन। पहला वाचन, पहला वाचन की डेट है ब्रैकेट में लिखना 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। ठीक है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। ब्रैकेट बंद कर दो और डैश करके एक लाइन लिखना, इस दौरान संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों को संविधान के प्रावधानों से अवगत कराया गया। संविधान के प्रावधानों से अवगत कराया गया। पूर्ण विराम। नंबर 2, दूसरा वाचन। पंद्रह नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ब्रैकेट बंद, डैश करके लिखना, इस दौरान संविधान के हर एक प्रावधान पर संविधान के हर एक प्रावधान पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। इस दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों ने कुल 7,653 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। 7,653 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। अब आप समझ जाओ कितना बड़ा व्यापक डिस्कशन हुआ होगा। 7,653 संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ठीक है ना। और नंबर 3, तीसरा वाचन। पंद्रह नवंबर 1949 से 15 नवंबर है 14, मेरे को तो 15 का ध्यान है। आपने कहां पढ़ा 14? बुक या मैगजीन है? एक मिनट, जब इन्होंने विवाद किया तो चेक कर लो। ठीक है, 14 नवंबर ही है। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है ना। तो यह है तीसरा वाचन। इसमें एक लाइन लिखना,
अच्छा इसमें मत लिखो, नीचे लिखो जरा, बस इसमें फाइनलाइज हुआ था और कुछ नहीं लिखना। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान का प्रारूप निर्मित करके उसे स्वीकार कर लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। इसी दिन संविधान सभा के उपस्थित 284 सदस्यों इसी दिन संविधान सभा के उपस्थित 284 सदस्यों एवं अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन नागरिकता इसी दिन नागरिकता कौमा निर्वाचन कौमा अंतरिम संसद अंतरिम संसद कौमा आपातकाल डॉट डॉट आदि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद कुल 15 अनुच्छेद लागू हो गए या लागू कर दिए गए। चौबीस जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। शेष 15 सदस्यों ने इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए। शेष 15 सदस्यों ने इसी दिन मतलब 24 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इसी दिन भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की या स्वीकार किया। स्वीकृति प्रदान किया पूर्ण विराम। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तदोपरांत संविधान सभा को विघटित करते हुए
तदुपरांत संविधान सभा को विघटित करते हुए उसे अंतरिम संसद, अभी पूर्ण निर्वाचित संसद नहीं है, अंतरिम संसद है, विघटित करते हुए उसे अंतरिम संसद में रूपांतरित किया गया। ठीक है ना, अंतरिम संसद के रूप में रूपांतरित किया गया। क्लियर हो गया? पूर्ण विराम। अब लास्ट लाइन इसी में कंटिन्यू। अंततः 26 जनवरी 1950 को, इस लाइन को अंडरलाइन, अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत का शेष संविधान लागू कर दिया गया, यह लागू हुआ। क्लियर हो गया? पूर्ण विराम। नोट, अनुच्छेद 393 में में उल्लेखित है कि भारत के वैधानिक दस्तावेज का नाम भारत का संविधान होगा। 393 में उल्लेखित है कि भारत के वैधानिक दस्तावेज का नाम भारत का संविधान होगा। पूर्ण विराम, इसी में कंटिन्यू। अनुच्छेद 394 में, अनुच्छेद 394 में उल्लेखित है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तथा अनुच्छेद 395 में, तथा अनुच्छेद 395 में प्रावधान है या उल्लेखित है कि भारत को गणराज्य बनाने के लिए, या भारत के स्वरूप को बस भारत को गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे लिखो, भारत को गणराज्य बनाने के लिए भारत का संविधान, भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि, यानी सबसे बड़ी, सबसे मुख्य जो कानून है वो भारत का संविधान, सर्वोच्च विधि। पूर्ण विराम। तो ये हो गया साहब हमारा संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण। हालांकि संविधान पर चर्चा नहीं हो रही है अभी, संविधान पर चर्चा तो अब होगी, उसके आर्टिकल्स, उसके उपबंधों में। तो इस प्रकार से हमारी संविधान सभा बनी, उसने काम किया, अंततः आपका संविधान को फाइनलाइज कर दिया और हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो इस बीच ये पूरा का पूरा पीटी का फैक्ट है। पीटी के सवाल जो भी बनते हैं इसी बीच से बनते हैं। अब जरा पेपर को सॉल्व करना, शायद ही तुम्हारे सवाल कोई रुके, जो पूछे गए सवाल है वहीं से पता चलेगा। मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, ये भी उसी से पता चलेगा कि जब आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, है ना। हमारी दिशा सही है कि गलत है, ये भी वहीं से तय होगी, तो आप उनको करना। कोई सवाल अगर ऐसा हो सॉल्व करते हुए आए कि मैंने नहीं पढ़ाया या मैंने नहीं लिखाया,
तो आप अगले दिन ला करके उस सवाल को मेरे से डिस्कस कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो, अब इसका अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये मेंस का टॉपिक है, ध्यान देना। विशुद्ध रूप से मेंस में पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सामान्यतः पीटी का नहीं बनता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं इसके भीतर बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं। मैंने आपको कल कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा 2-3 दिन खींचूंगा इस टॉपिक को। उसकी वजह यह है कि आगे संविधान पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए रॉ मटेरियल के रूप में हम उनका उल्लेख यहां कर लेते हैं। देखो, मेंस के अप्रोच से तो हम सीधा लिखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक बिंदु क्या आ जाएगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्लियर हो गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन भी है। अब संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, उसको हम यही डिस्कस कर देंगे। और जब तक हमारा संविधान चलता रहेगा हम इसको जब तक पढ़ेंगे, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं यह शब्द का जिक्र बार बार होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन संसदीय शासन प्रणाली के तहत यह नहीं होता, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत यह होता है। यह जिक्र होता रहेगा। तो जब ये शब्द बार बार आएगा तो क्यों ना हम उसको अभी डिफाइन कर लें, ताकि आगे पढ़ने में, उसका एक्सप्लेनेशन करने में हमको दिक्कत ना हो। क्लियर? ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें आएंगी जिनको हमको यहीं पर देखना है। ठीक है? इसलिए इसमें पीटी की भी बहुत सारे फैक्ट आ जाएंगे। जैसे भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर हम देखें तो पहली विशेषता है कि भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है, लिखित एवं निर्मित संविधान है ना। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, एक निर्मित संविधान है। अब देखो, ये जो निर्मित शब्द है, इससे तो पिछले 2 दिनों से हमारा पाला पड़ ही गया है। मैंने आपको क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं, और ना ही हमारे संविधान का विकास हुआ है, ना ही किसी विकास का परिणाम है। विकास परंपराओं के आधार पर होता है। हमारी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, समय के हिसाब से जो चीजें हमको आवश्यक लगती है उनको हम धारण करते हैं, जो चीजें रिलेवेंट नहीं होती, प्रासंगिक नहीं होती, उनको हम छोड़ते हुए चले जाते हैं। ये होता है विकास। विकास जो होता है समय के साथ साथ परंपराओं, मूल्यों पर होता है, हमारी मान्यताओं के आधार पर होता है। जैसे जैसे हमारी मान्यताएं बदलती हैं, जैसे जैसे हमारा दौर और परिवेश बदलता है, वैसे वैसे हमको नई नई चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम नई नई चीजें जोड़ते जाते हैं, जो रिलेवेंट नहीं होता उनको हटाते चले जाते हैं। क्या हमारे संविधान में जो 395 आर्टिकल्स थे, हमने कुछ हटाए? उसमें बहुत रेयर चीजें हैं जो हटी हैं, अदरवाइज मूलतः उसका ढांचा वही बना हुआ है। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं निर्मित संविधान। निर्मित कैसे? क्योंकि मैंने यह भी बताया था कि हमारे संविधान का जो निर्माण है वो एक संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने विचार विमर्श के द्वारा जो चीजें हमारे लिए रिलेवेंट है, हमारे भविष्य के भारत के लिए जरूरी है, उन चीजों को तर्क वितर्क लंबे समय के विचार विमर्श के बाद उन चीजों को रखा है। दुनिया के संविधानों का भी अध्ययन किया, अच्छी चीजों को एडॉप्ट किया, और जो खराब चीजें थी, हमारी परिस्थितियों में फिट नहीं बैठती थी, उन चीजों को लागू नहीं किया, उनको छोड़ दिया। इसको कहते हैं निर्मित संविधान। तो न तो किसी समझौते का परिणाम, न इसका परंपराओं और समय के साथ विकास हुआ है, बल्कि संविधान सभा ने विचार विमर्श के द्वारा इस संविधान को रचा है, इसको निर्मित किया है, इसलिए निर्मित संविधान है। और लिखित संविधान का मतलब, लिखित, देखो 2 शब्द होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। तो न तो कोई पूर्णतः लिखित संविधान होता है, न पूर्णतः अलिखित संविधान होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान लिखित है। लिखित का मतलब हो गया, अगर हम इसको इस सेंस में ले कि बस जो कुछ है सब लिख दिया अभी,
भविष्य में अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आने वाले समय के प्रति अपनी विजनरी अप्रोच, इतनी दृष्टि को डेवलप कर दिया कि सारी चीजें अभी लिख दी। तो ठीक है साहब, उसी दौर में लिख दी साहब, तो आज इतने संशोधन क्यों हो रहे हैं? समझ में आया? तो लिखित का मतलब है कि न तो दुनिया का कोई संविधान पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूट रूप से न तो लिखित है, न तो एब्सोल्यूट रूप से अलिखित है। जो अलिखित संविधान भी है उसमें भी कुछ दो चार मूलभूत बातें लिखी जाती हैं कि इस चीज का निर्माण हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो लिखित का मतलब यह हो गया कि जिसके मैक्सिमम प्रोविजंस रिटर्न फॉर्म में हो, लिखे गए हो, ताकि हमको हर छोटी मोटी बात पर बार बार संशोधन करने की जरूरत न पड़े। बड़े सारगर्भित रूप से हमने एक लंबी दूरी की चीजों को महसूस करते हुए, समझते हुए उन चीजों को लिख दिया। हमारा राष्ट्र आंदोलन जो चला उसने जो मूल्य पैदा किए, हमको अपनी आत्मा में उनको धारण करके हुए आगे चलना है। उन परंपराओं, उन मूल्यों, उन विशेषताओं के साथ हमने अपने संविधान के बड़े से बड़े व्यापक रूप से उसको लिखने का प्रयास किया। उसको कहते हैं लिखित संविधान। और अलिखित में, अलिखित का मतलब ये नहीं कि उसका एक भी प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है। अलिखित संविधान जो भी है उसमें भी कम से कम मूलभूत 10, 12, 15, 18 बातें लिखी गई होंगी, और बाकी चीजें समय के साथ उसमें जुड़ती चली जाती। क्लियर हो गया? तो भारत का संविधान लिखित है। क्यों? क्योंकि 395 आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल्स के अनेक खंड हैं, फिर अनुसूचियां हैं, फिर प्रकीर्णन है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। हर एक बात को बड़े व्यापक ढंग से डिस्क्राइब करके लिखा गया है, इसलिए लिखित संविधान। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ये सारे लिखित संविधानों की कैटेगरी में आते हैं। और अलिखित जिनकी बस केवल दो चार मूलभूत बातें लिखी गई हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान, वो अलिखित संविधान है। इजराइल का संविधान, वो आपका अलिखित संविधान में आता है। सऊदी अरेबिया का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, ये अलिखित संविधानों की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया? तो पहली विशेषता क्या होगी? बड़ी सिंपल है, आसान है, कि भारत का संविधान लिखित है और निर्मित है। लिखित का मतलब मैक्सिमम प्रोविजन पर व्यापक चर्चा विचर्चा करके उनको संहिताबद्ध किया गया है, रिटर्न फॉर्म में किया गया है। उनमें राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को और हमारी आवश्यकताओं को समावेशित किया गया है। दूसरी विशेषता है, भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान। दुनिया का विशालतम संविधान। दुनिया का विशालतम संविधान क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग। एक क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाता है, लोअर पीसीएस में आपका, पुराने तो पीसीएस में भी आ रखा है, पर लोअर पीसीएस में, आरओ में, वनडे में, यूके ट्रिपल एसएससी में आपके यहां से कई बार देते हैं। जैसे आपातकाल किस भाग में उल्लेखित है, निर्वाचन किस भाग में उल्लेखित है, क्लियर? इस प्रकार की मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन से भाग में है? तो ये 22 भाग है, इनको भी हम पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। हमारे पास जो टोटल अनुच्छेद हैं कितने हैं? 395। जब संविधान बना उस समय भी 395 थे, आज भी 395 है। अब कुछ किताबें लिखती हैं, बच्चे भी भ्रमित होते हैं कि साहब इतने संशोधन हुए और उन संशोधनों के बाद उनकी संख्या लगभग 444, कुछ 448 के बीच पहुंच गई है। याद करने की जरूरत भी नहीं है। 448 से 444 नहीं है, 395 ही आर्टिकल हैं। क्योंकि अगर संशोधन हुआ, मान लिया जाए हमारा 239 में संशोधन हुआ, तो 239 में संशोधन करके क जोड़ दिया, संशोधन करके ख जोड़ दिया, संशोधन करके माना ग जोड़ दिया, तो आर्टिकल तो 239 ही है ना, उसके सब पार्ट बन गए। तो मूल संविधान कितने? 395। ऐसा तो नहीं हुआ कि संविधान में 396वां कोई नया आर्टिकल जोड़ दिया है, आज तक हमने नहीं देखा। हम कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि 444, तो जरा बता दो कि वो 444वां जो संविधान आर्टिकल है वो कौन सा है? कोई नहीं। वो 395 के भीतर बहुत सारे आर्टिकल, जैसे आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। भारत का लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, तब जाकर के संख्या कितनी हो गई? 444-48 के बीच में पहुंच गई। वो उन्हीं आर्टिकल्स के सब पार्ट हैं, अलग से कोई आर्टिकल नहीं। आज भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। क्लियर हो गया? चलो, अनुसूचियां। अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी। क्लियर?
अनुसूचियां, छोटी सूचियां जिनका उल्लेख हमारा आर्टिकल्स में नहीं आ रहा है, अनुच्छेद में नहीं आ रहा है, उनको अलग से अनुसूची बना करके रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? तो मूल संविधान में 8 थी, फिर हमने संविधान संशोधन करके इनमें लगातार जोड़ते हुए चले गए। जैसे पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी, फिर आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी, आज हमारे पास कुल 12 अनुसूचियां। क्लियर हो गया? अब देखो, आर्टिकल्स तो हम संविधान जब शुरू करेंगे एक एक करके यहां पढ़ना ही हमने, लेकिन अनुसूचियों का जिक्र आगे नहीं होगा, इसलिए अनुसूचियों को हम यहीं पर निपटा देंगे। जैसे 12 अनुसूचियां हैं। अब जो प्रथम अनुसूची है, इस प्रथम अनुसूची में क्या लिखा है? प्रथम अनुसूची है संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम ये बोलते हैं कि राज्य एवं यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे हम आज कहते हैं हमारे भारत में, आज भारत कितने राज्यों में विभक्त है? 28 राज्य, 29 थे तो जम्मू कश्मीर को यूटीज बना दिया। तो आज भारत में 28 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और यूटीज कितनी है भारत में? 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के भारत संघ का निर्माण हुआ है। यह बात कहां लिखी गई है? अनुसूची 1 में लिखी गई। बकायदा इसमें राज्यों का नाम भी लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार के 28 राज्य लिखे गए। पहले 29वें राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर था, फिर उसका विघटन करके यूटीज बना दिया गया, तो फिर वहां पर उसको भी चेंज कर दिया गया। जब जब जो जो चेंज हुआ, वो सारा का सारा उल्लेख हमारी प्रथम अनुसूची में किया जाता है। क्लियर? तो 28 राज्य आपको याद होंगे ही, नहीं होंगे तो जरूरत भी नहीं है याद करने की, पर 8 यूटीज कौन है याद होना जरूरी है। तो कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश? हाँ, कितने हो गए? बस नीचे से ऊपर क्रम लगाओ। अंडमान निकोबार, पोंडुचेरी, लक्षद्वीप, और पहले दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये अलग अलग थे। एक दादर नागर हवेली था, दूसरा जो है दमन दीव था। अब उनको आपस में मर्ज कर दिया, एक ही हो गया। तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 हो गए। कौन से? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अंडमान निकोबार, पोंडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, 4। 5वां है दिल्ली, 6ठा आ गया चंडीगढ़, 7वां आ गया जम्मू एंड कश्मीर, और 8वां आ गया लद्दाख। क्लियर हो गया? तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनका उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्लियर हो गया? इतना ही आपको रखना है। इतना ही नहीं कि मैंने क्या कहा, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। संघ राज्य का मतलब यह हुआ कि जैसे अभी भारत का पाकिस्तान के साथ एक सांकेतिक वार शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। अब सोचो अगर ऑपरेशन सिंदूर को हम बंद नहीं करते और पीओके को ले लेते, तो पीओके कहां जाता? उसको कहां शामिल करते? अनुसूची 1। ऐसा भी तो हो सकता था कि पीओके लेने के चक्कर में हम कश्मीरी खो देते, तो कश्मीर चला गया हमारे यहां से, उसका उल्लेख कहां करते? अनुसूची 1 में। इसका मतलब अगर हम युद्ध के द्वारा, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संधियों के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय संधियों के द्वारा दुनिया का कोई क्षेत्र प्राप्त करते हैं या भारत का कोई क्षेत्र खो देते हैं, उसका उल्लेख भी हम अनुसूची 1 में करते हैं। जैसे मनमोहन सिंह, आपका ये जो 2012-13 का टाइम था, उस समय एक डील हुई कि बांग्लादेश और हमारा कुछ सीमा विवाद था कुछ गांव को लेकर के, गलियारा है उधर, तो वो उस समय उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। यानी वहां से कुछ गांव, क्योंकि सीमा रेखा को ठीक करना था, तो कुछ गांव हमको बांग्लादेश को दिए और कुछ गांव बांग्लादेश से लिए। ज्यादा हमने बांग्लादेश को दिया, कुछ हमने उससे लिए अपनी बाउंड्री को ठीक करने के लिए। और वो शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार के समय हो गई थी और अंतिम फाइनलाइज मोदी सरकार के समय हुआ। श्रेय किसके सिर पे बंधा? मोदी जी के सर बन गया। तो वो जो 19-20 गांव हमको मिले, लगभग 60-70 गांव हमने दिए,
इतना दिया इतना लिया, उसका उल्लेख भी कहां हुआ है? प्रथम अनुसूची में हुआ है। मामला क्लियर हो गया? यह है आपकी प्रथम अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में उपबंध है कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। कौन से पदाधिकारी? हमारा एसडीएम नहीं, हमारा तहसीलदार नहीं, संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, कैग है, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा, यह अनुसूची 2 में उल्लेखित है। जहां हम जिस संवैधानिक पदाधिकारी को पढ़ेंगे वहीं पर आर्टिकल लिखा गया है क्या कि इसके वेतन भत्ते को निर्धारित करने का अधिकार भारत की संसद को है, पार्लियामेंट तय करती है। समय समय पर मंत्रियों के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों का जो वेतन भत्ते हैं, संसद जो है कानून बना करके बढ़ाती रहती है। लेकिन जब तक संसद ऐसा तय न करे, जब तक संसद उनके वेतन भत्तों को तय न करे, तो कितना वेतन भत्ता मिलेगा? तो यह लिखा हुआ है अनुसूची 2 में। 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रमुख पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ते दिए जाते थे, वही वेतन भत्ते इनको दिए होंगे, यह सामान्यतः आर्टिकल अनुसूची 2 में लिखा गया है। लेकिन ये कब की बात है? जब संविधान लागू हो रहा था, अभी चीजों को अपॉइंट कर रहे थे। उसके बाद तो फिर पार्लियामेंट एक्टिव हो गई, उस समय पर बढ़ाती चली गई, तो एक प्रकार से अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? पर अगर कभी डिस्प्यूट हो, हमको समझ ना आए, व्याख्या अगर सही ढंग से ना हो, तो अनुसूची 2 हमारी मदद करती है। मामला क्लियर हो गया? चलो, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। किसकी शपथ? संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी का मतलब, जब भी सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता है, ओथ लेता है, तो उसकी ओथ क्या होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, यह कहां लिखा गया है? अनुसूची 3। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, संसद के जो यानी केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, राज्य सरकारों के जो मंत्री यानी विधायक और एमपी के रूप में जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का प्रारूप क्या होगा? ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से ले लिया, नहीं, उसमें किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दायित्वों का निर्वाह, क्या उसका पैटर्न है, वो सब आपका अनुसूची 3 में उल्लेखित है। लेकिन 3 लोग इसके अपवाद हैं। राष्ट्रपति की शपथ यहां नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ भी यहां नहीं है, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी यहां नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 60, जो संविधान के संरक्षण, अनुरक्षण आदि की शपथ लेता है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी शपथ का उल्लेख है आर्टिकल 69 में, और जो हमारे गवर्नर है, राज्यपाल है, गवर्नर की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 159, आर्टिकल 159। इन तीनों को छोड़ करके जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का उल्लेख आपके अनुसूची 3 में मिलता है। मामला क्लियर हो गया? चलो, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। देखो, लोकसभा जो है ना, उसको जनता का सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो जनता के चुने हुए होते हैं, तो जनता का रिप्रेजेंटेशन है। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कहां है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व है? भारत के राज्यों का। राज्यसभा में स्टेट्स की सीटें हैं, जनता की सीटें नहीं हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। टिहरी है, पौड़ी है, हरिद्वार है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है। तो यानी यहां की जनता को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है लोकसभा में। टिहरी की जनता अपने एमपी को चुनती है, लोकसभा पहुंचा दिया, यानी टिहरी के एमपी के माध्यम से टिहरी की जनता को लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लेकिन राज्यसभा की जो 3 सीटें हैं प्राप्त है, कौन सी 3 सीटें हैं? कुछ नाम है ही नहीं, होगा ही नहीं। जैसे लोकसभा में है टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये 5 सीटें लोकसभा की। राज्यसभा की 3 सीटें, जरा बताओ कहां की सीटें हैं वो?
कहीं किसी जिले की नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड की क्या नाम है? उत्तराखंड को लोकसभा राज्यसभा में 3 सीटें प्राप्त हैं। इसका मतलब राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है, जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। क्लियर? ये बात कहां है? आपकी अनुसूची 4। तो प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं, वो सीटें उसकी जनसंख्या के आधार पर ही मिलती हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन राज्यों का होता है। क्लियर? तो चौथी अनुसूची में यह लिखा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें, कितने स्थान मिलेंगे, इसका उल्लेख है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की हैं? यूपी। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। क्लियर? उसके बाद दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु। कितनी सीटें हैं? 19 सीटें। थर्ड स्थान पर कौन है? सॉरी, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है 19 सीटें। थर्ड पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को मिली हुई 18 सीटें। उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल और बिहार। इन दोनों को राज्यसभा में 16-16 सीटें मिली हुई है। यूपी 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल और बिहार कितना है? 16-16 सीटें। उसके बाद है कर्नाटका, 12 सीटें मिली हुई हैं। 12 के बाद 11 आएगा। 11 जो सीटें हैं ये 3 राज्यों को है। एक है आंध्र प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश और तीसरा है गुजरात। तीनों राज्यों को कितनी कितनी सीटें मिली हुई है? 11-11 सीटें। याद हो रहा है? आपको ग्रुप बना करके 1 बाय 1 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ग्रुप बना करके करो तो शॉर्ट हो जाएगा। तो यूपी 31 सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र 19 सेकंड नंबर पर, तमिलनाडु 18 थर्ड नंबर पर। उसके बाद वेस्ट बंगाल और बिहार 16-16 है, कर्नाटका 12 है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में कितनी? 10-10 सीटें हैं, 11-11 सीटें हैं। क्लियर? इसके बाद राजस्थान और उड़ीसा का नंबर है। दोनों राज्यों को राज्यसभा में 10-10 सीटें मिली हुई हैं। तीसरा स्थान आता है केरला का। केरला को 9 सीटें मिली हुई हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है असम, पंजाब और तेलंगाना। तीनों को 7-7 सीटें राज्यसभा में मिली हुई है। पंजाब है, असम है, तेलंगाना है, 7-7 सीटें मिली हुई हैं। फिर है आपका झारखंड। झारखंड को 6 सीटें मिली हुई हैं। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ और हरियाणा, दोनों को 5-5 सीटें मिली हुई हैं। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 4 सीट मिली हुई है। क्लियर हो गया? उसके बाद है आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दोनों को 3-3 सीटें मिली हुई है। और दिल्ली भी है इसमें, दिल्ली में भी 3 सीटें हैं क्योंकि दिल्ली के पास अपनी विधानसभा है। इसके बाद जितने और बचे राज्य बचे, सब जगह 1-1 सीट। राज्य असम तो यहां आ गया है जिसके पास 7 सीटें हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के बचे 7 स्टेट, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। क्लियर? ये जो 7 बचे हैं यहां पर 1-1 सीटें। और गोवा 1 सीट। पौंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उसकी अपनी विधानसभा है, जैसे दिल्ली की विधानसभा है। हम औरों को नहीं लेंगे क्योंकि और क्या विधानसभा है ही नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप और हम नहीं करते। हमारे जो विधायक चुने गए हैं विधानसभाओं के, ये लोग चुन करके भेजते हैं। तो सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, इसलिए सभी राज्यों की सीटों का उल्लेख है। और 8 में से केवल हमारे पास 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। एक है दिल्ली, एक है पुडुचेरी और तीसरा अब बन गया जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले तो राज्य था उसकी विधानसभा थी, आज वो केंद्र शासित प्रदेश है तो उसकी क्या है? विधानसभा है। तो वहां से भी चुन करके आते हैं। क्लियर? इसलिए 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर 4, दिल्ली 3 और पुडुचेरी 1। हो गया याद सबको? हो जाएगा ना? रिकॉल करो जरा एक बार मेरे साथ। सबसे ज्यादा कहां है? यूपी। यूपी में कितना है? 31। उसके बाद महाराष्ट्र 19 सीटें। उसके बाद तमिलनाडु 18 सीटें। 31, 19, 18 याद करनी है। क्लियर? उसके बाद 16 नंबर याद करो तो 16 नंबर 2 जगह है, वेस्ट बंगाल और बिहार। फिर
12 नंबर है 16 के बाद, वो क्या है? कर्नाटका। फिर 11 नंबर 3 जगह है, आंध्रा, एमपी और गुजरात। 11 के बाद फिर 10 है 2 जगह, राजस्थान और उड़ीसा। फिर 9 है केरला, 9 के बाद 8 है ही नहीं, तब सीधा 7 है, 7 3 जगह, असम, पंजाब और तेलंगाना। उसके बाद 6 एक ही जगह है, झारखंड। 5 2 जगह है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। 4 एक जगह है, जम्मू कश्मीर। और 3 सीटें 3 की है, उत्तराखंड, उसका पड़ोसी हिमाचल और दूसरा पड़ोसी आ जाएगा दिल्ली। और बाकी हर जगह एक एक सीट। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा ना ऐसे में। अब 1 बाय 1 करके उसमें फंस जाते हैं हम, ऐसे में बड़ी इजी से याद हो जाता है। ठीक है ना? तो यह है हमारी चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या बताया, फिर रिकॉल करो। भारत राज्य संघ राज्य क्षेत्र, यानी भारत के पास 28 स्टेट हैं और भारत के पास 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में क्या है? हमारे संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन भत्तों का है। तीसरी में संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दो। चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। कोई दिक्कत यहां तक? पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या है साहब? हाँ, पांचवी अनुसूची का टाइटल है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अब देखो 2 चीजें यहां पर, एक तो है अनुसूचित क्षेत्र, एक है अनुसूचित जनजातियां। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। किसी भी जाति को जनजाति का दर्जा अगर मिलता है, यह हमारे राष्ट्रपति ही घोषणा करके, दैट मींस केंद्र सरकार ही तय करती है। राष्ट्रपति की घोषणा मतलब केंद्र सरकार ने तय किया। और किसी एरिया को, क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र को नोटिफाई कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, वो घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। क्लियर? अब आपका उत्तराखंड है, आपके उत्तराखंड में अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। हमारे यहां 5 जातियां हैं जिनको अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मिला हुआ है। जातियों को मिला है, क्षेत्र नहीं है हमारे पास। आप ये बोलो कि जौनसार बाबर जो है ट्राइब एरिया, नहीं साहब, जौनसारी जनजाति को जनजाति का दर्जा मिला, जौनसारी जाति को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। वो एरिया जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर? तो 2 चीजें होती है, एक तो किसी पर्टिकुलर जाति को, आज उत्तराखंड में भू कानून की मांग चल रही है, लंबे समय से चल रही है कि भू कानून हो, बाहर के लोग घुस गए हैं, ये हो रहा, फला हो रहा, अल्लाह फला। अब वो सही है गलत है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब फंडामेंटल राइट पे पहुंचेंगे। उसी के पैरेलल एक मांग चल रही है कि हम इससे तब बच सकते हैं, बाहर के लोग यहां पर तब कम आएंगे अगर हम पूरे उत्तराखंड को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दें, अनुसूची 5 में उत्तराखंड को डाल दें। यह भी एक मांग चल रही है, पीछे पीछे एक गुट इस पर भी काम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। हालांकि बड़ा जटिल है क्योंकि उसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। अगर इस समय प्रेशर बन जाए, क्योंकि मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार है, सेम सेम सरकार है, आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के खास प्रिय व्यक्ति हैं, तो अगर बात वहां तक पहुंचे, वहां से डिलीवर हो, तो क्या पता राष्ट्रपति साहब घोषणा कर दे, है ना? पर बड़ा टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। और ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो अगर सोचो पूरा उत्तराखंड अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाए, तो यहां पर कितनी जातियां हैं? क्लियर है? वो सब शेड्यूल्ड के अंतर्गत हो जाएंगी, उनके विशेषाधिकार बन जाएंगे। और जो अभी है पूरा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र की पिछड़ी हुई 5 जनजातियों को जनजातीय दर्जा दिया हुआ है। यह है जातिगत घोषणा। क्लियर? तो पहली बात, इस टॉपिक का अर्थ यह है। अब इसके प्रोविजंस देखो। अनुसूची 5 में हम कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, लेकिन इसमें याद रखना असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य शामिल नहीं है आर्टिकल 5 अनुसूची 5। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़ करके
बाकी अन्य पूरे भारत का जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन के बारे में इसमें उपबंध है। कैसा होगा, कौन करेगा, उसकी पूरी लंबी चौड़ी रूपरेखा है। क्लियर? थोड़ा सा और ध्यान से सुनना जरा इस पार्ट को, है ना, गहराई के साथ लंबी सांस लेकर के। इस अनुसूची में उल्लेखित है, क्योंकि ये फिर आगे जिक्र नहीं होगा इसलिए इसको हमने यहीं पे निपटा रहे हैं। तो पहली पॉइंट तो आपको ये रखना है कि क्योंकि अनुसूचित 6 भी अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित, 5 भी है 6 भी है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि अनुसूचित 6 में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के प्रशासन का उल्लेख है और 5वीं में इनको नहीं है, बाकी सबका है। यह मौलिक अंतर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, यह कहता है कि इन जगह का, यानी ये 4 क्षेत्र छोड़ दो, बाकी पूरे भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजातियां क्षेत्र है, वहां का जो राज्यपाल है, उन राज्यों का राज्यपाल, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है ना, आपका झारखंड है, जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, कुछ तो आंध्र प्रदेश के भी घोषित कर रखा है, तो वहां राज्य है तो उस राज्यों का राज्यपाल भी है। तो तब क्या है इसमें कि उन राज्यों का राज्यपाल जहां अनुसूचित जनजातियां हैं या अनुसूचित क्षेत्र हैं, राज्यपाल प्रत्येक साल उन क्षेत्रों का प्रशासन की जो रिपोर्ट है वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को सौंपेगा। ध्यान देना, जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है या अनुसूचित जनजातियां हैं, इन 4 राज्यों को छोड़ के, ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, वहां का राज्यपाल प्रत्येक साल उसने कैसे वहां का प्रशासन चलाया है उसकी रिपोर्ट प्रत्येक साल राष्ट्रपति को देगा। या जब राष्ट्रपति मांगे, हो सकता है कि राष्ट्रपति 2 महीने बाद मांग ले कि हमने ये योजना चलाई थी, इस पर आपकी क्या प्रोग्रेस है, 6 महीने के भीतर इसकी रिपोर्ट हमको दो। तो जब राष्ट्रपति मांगे तब राज्यपाल वो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। पहली लाइन क्लियर हुई? जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातियां हैं, वहां का प्रशासन कैसे हो रहा है इसकी रिपोर्ट राज्यपाल प्रत्येक साल राष्ट्रपति को देगा, या उस समय देगा जब राष्ट्रपति मांगेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट कि प्रोविजन, प्रशासन के लिए क्या व्यवस्था है? तो इसमें प्रोविजन है कि जहां अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है, जैसे उत्तराखंड है, यहां अनुसूचित क्षेत्र नहीं है पर अनुसूचित जातियां हैं, तो जहां अनुसूचित क्षेत्र हो या ना हो, या वहां पर अनुसूचित जनजातियां रही होती है या अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनके बेहतर प्रशासन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए राज्यपाल काम करेगा। क्या काम करेगा? वहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करेगा। याद रखना इसको, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है, अभी साल 2 साल के भीतर कोई एक पेपर हुआ जिसमें जनजातीय सलाहकार परिषद का कुछ उल्लेख था, मेरी नजर से पेपर गया, वो उत्तराखंड का था या यूपी का था या यूपीएससी का था, कोई एक पेपर था, इसलिए ध्यान रखना इसको। क्या बात कहा है कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हो या ना हो या अनुसूचित जनजातियां हो, वहां के प्रशासन के लिए, बेहतर कल्याण के लिए, जनजातियों के कल्याण के लिए राज्यपाल क्या करेगा? एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनाएगा। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने लोग होंगे, कितने सदस्य होंगे? कि 20 सदस्य होंगे। 20 सदस्यीय जनजातीय सलाहकार परिषद बनाएगा। इस 20 सदस्यों कैसे आएंगे? 20 सदस्यों का 3/4 सदस्य, 3/4 कितना हो गया? 5, 5 या 15 सदस्य। 20 का 3/4 कितना आ रहा है? 15। तो 20 सदस्य जनजातीय सलाहकार परिषद बनाएगा, जिसके 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा से आएंगे जो जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। क्लियर? यानी विधानसभा में 15 लोग जनजातीय विधायक होने चाहिए, वो विधायक आएंगे 15 लोग, और 5 लोग जनजातियों से और होंगे जो उनके इंटेलेक्चुअल समाज से कोई और होंगे। जो जैसे मान लिया जाए आपके उत्तराखंड में एक शर्मा है, कोई प्रेमचंद शर्मा, उनको पद्मश्री मिला है, बागवानी के क्षेत्र में खूब काम किए, जानी मानी पर्सनालिटी है। अगर उत्तराखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद बनेगी तो हो सकता है कि उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए। ये जो 3/4 है इनके अतिरिक्त। क्लियर हो गया यहां तक? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जहां जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हो या ना हो या अनुसूचित जनजातियां हो,
वहां के प्रशासन के लिए राज्यपाल 20 सदस्यीय जनजातीय सलाहकार परिषद बनाएगा, जिसके 3/4 सदस्य कहां से आएंगे? उस राज्य की विधानसभा से आएंगे जो जनजातियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाकी सदस्य जनजातियों के अन्य लोगों से आएंगे। क्लियर? हाँ। वो केंद्र सरकार तय करती है, मापदंड वही है जो जनजातियों के बनाने के, पिछड़ा क्षेत्र हो, उनकी निर्जातीय पहचान हो, है ना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कटी हुई हो, अन्य लोगों से उनका घालमेल कम हुआ हो, और वहां पर इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो, तो कुल मिलाकर के पिछड़ापन है। इसीलिए उत्तरकाशी में जो रवाल्टा समुदाय था उसको ओबीसी का दर्जा दिया गया, और पूरा का पूरा ओबीसी। पिछड़ापन वही तो, आर्थिक संसाधन नहीं है, मतलब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, तो ज्योग्राफिकल पिछड़ापन हो गया, सीमांत एरिया हो गया, वो उसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब आप प्रश्न उठा सकते हो, क्या आपके उत्तराखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद है कि नहीं है? पहली बात तो यह है, उत्तराखंड में जनजातीय समाज से कौन आता है इधर? बोलो। जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा, राजी, कोई है इधर? नहीं है। चलो एक सामान्य तैयारी के हिसाब से बताओ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि है यहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद? है? नहीं है, नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि 20 सदस्य बनेगी कम से कम, उसके 3/4 यानी 15 सदस्य कौन होंगे? विधानसभा में जो जनजातियों के विधायक होंगे। हमारे पास तो केवल 2 सीटें रिजर्व हैं जनजातियों के लिए, चक्राता सीट है और दूसरा आपके नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली सीट। 15 विधायक तो ही नहीं हमारे पास, तो हम तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते। झारखंड तो मोर देन 60-70% एरिया जो है आपका ट्राइबल्स एरिया में आता है, वहां की तो आधे से अधिक सीटें किसके? ट्राइबल समाज के, इसलिए वहां पर परिषद बनी हुई है। अब समझ में आ गया, इसलिए उत्तराखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद नहीं बनी हुई है। एक पॉइंट और सुन लो साहब, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। जनजातीय सलाहकार परिषद कोई छोटी मोटी परिषद नहीं होती जिन राज्यों में बनी हुई है। जनजातीय सलाहकार परिषद अगर बन गई जिस क्षेत्र में, उस जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल उस क्षेत्र में या उस जनजाति के लिए संसद के बने हुए किसी कानून को या राज्य विधानमंडल के बने हुए किसी कानून को लागू करने से मना कर सकता है। क्लियर हो गया? यह राज्यपाल के पास पावर है। अब हमारे यहां जनजातीय सलाहकार परिषद तो नहीं है, लेकिन जनजातियों के प्रशासन करने की पावर राज्यपाल के पास है। जब यूसीसी कानून उत्तराखंड ने पारित किया तो क्या बोला? उत्तराखंड की जनजातियां इसके दायरे से बाहर होंगी, इसी अनुसूची के इस उपखंड के तहत। क्लियर हो गया? कोई विद्यमान कानून है, इस सलाह परिषद की सलाह से राज्यपाल उस कानून को जनजातियों के लिए निरस्त भी कर सकती है या उसको संशोधित भी कर सकती है। इतनी बड़ी पावर है राज्यपाल के पास जनजातीय क्षेत्र में और इस सलाहकार परिषद के पास। इस सलाहकार परिषद केवल क्या काम करती है? सलाह देना, लेकिन इसके सलाह को लागू करना, इंप्लीमेंट करने की पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तभी तो हमारे यहां जनजातियों की जो जमीन है वो अन्य लोग नहीं ले सकते। जरा आप जाके बताओ, जौनसार बाबर में जमीन खरीद के बताओ, नहीं जाती ना। अब उसका बैकडोर तरीका है जो कि इनलीगल है, वो अलग चीज है, वो फर्जीवाड़ा काम होता रहता है, पर कानूनी तरीके से आप उस क्षेत्र में जमीन नहीं कर सकते। क्लियर? जबकि कोई भी किसी को जमीन बेच सकता है, यह सामान्य कानून है, लेकिन जनजातीय क्षेत्र पर उसको निरस्त किया जा सकता है, संशोधित करने की पावर राज्यपाल के पास है। ये इसी के तहत आप जनजातीय क्षेत्र की जमीन नहीं खरीद सकते हो। राज्यपाल इसी अनुसूची के तहत उसके पास ये पावर है कि जिस जनजातीय ग्रुप के पास, लोगों के पास जमीन नहीं, भूमिहीन है, उसको राज्य सरकार की जमीन जो है उसको आवंटित की जा सकती है। तभी तो जंगल जो राज्य सरकार के कंट्रोल में आते हैं, उन जंगलों में रहने वाली जनजातियों को जंगली उत्पादों और जंगली जमीनों पर जनजातियों को अधिकार हमारी सरकार देती है, इसी अनुसूची के अधिकार के तहत। अब मामला क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? किसी के मन में रत्ती भर संदेह है, प्रश्न है तो प्रश्न करो। नहीं? आगे बढ़ो। थोड़ा सा और सुन लो जरा इसी में।
आपके संविधान में अनुच्छेद 330 क्या है? कोई बता सकता है? अनुच्छेद 332 क्या है? अनुच्छेद 335 क्या है? और अनुच्छेद 275 क्या है? एनी वन ऑफ यू? वो किस में है? लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत? 330, 332, शाबाश, सही बोला। राज्यसभा में, राज्यसभा में है लोग SC ST की सीटें। हाँ, 330 में उपबंध है कि जो लोकसभा है उसमें SC और ST के लिए सीटें रिजर्व होंगी, और 332 में उपबंध है कि राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी। तभी तो आपके उत्तराखंड में ST की 2 सीटें और SC की 13 सीटें हैं 332 के तहत, और 330 के तहत लोकसभा में SC और ST के लिए सीटें रिजर्व कर रखी हैं। क्लियर? वेरी गुड। 335 क्या है? हाँ, दक्षता को बनाए रखने के लिए। हाँ, तो सीटें तो यहां हो गई, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, समझ रहा हूं मैं तुम कहां जा रहे हो। 335 में SC और ST को सार्वजनिक सेवाओं में यानी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का प्रोविजन है। प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यदि उनका सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में उनको स्थान आरक्षित किए जाए, यानी उनको इस नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। तो जो SC ST को रिजर्वेशन मिलता है नौकरियों में, आर्टिकल 335 के तहत मिलता है। आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 क ये क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उसके गठन 338 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन आर्टिकल 338 क के तहत। जनजातियों के और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, यह आयोग उसकी रिकमेंडेशन हमारी सरकार को देते हैं, और सरकार फिर उसको क्या करती है? लागू करती है। या कहां है? 338। क्लियर हो गया? 275 को छोड़ दो, बस मोटा मोटा बस याद रखना कि जनजातियों के या अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को फंडिंग देगा राज्य, यह बात 275 में कही गई है। तो थोड़ा जटिल हो जाएगा, अभी इसको छोड़ दो, बस इन 2-3 को याद रखना। SC और ST के लोकसभा में सीटें रिजर्व होंगी 330 के तहत। 332 में है कि SC ST की राज्य विधानसभा में सीटें रिजर्व होंगी। 335 में है कि SC ST को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। 338 में है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, और 338 क में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। काम क्लियर हो गया? ये आपके शेड्यूल्ड 5 क्लियर हो गया। अनुसूची 6 अनुसूची में क्या है? 5वीं में हमने 4 राज्य छोड़े थे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। उन छोड़े गए 4 राज्यों की जो जनजातियां हैं या जनजातीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन कैसे होगा, राज्यपाल कैसे काम करेगा, उससे संबंधित जो अनुसूची है वो 6ठी अनुसूची है। जिस प्रकार 5 में जनजातीय सलाहकार परिषद बनाने का गठन है और वो राज्यपाल बनाएगा, ऐसे ही 6 में इन 4 राज्यों में राज्यपाल क्या करेगा? जनजातीय जिला परिषदों का गठन करेगा। वहां सलाहकार परिषद है, यहां जनजातीय जिला परिषदों का गठन है। यहां पर भी कुछ लोग होंगे जनजातियों से आएंगे और अपने जिले के स्तर पर जनजातियों का कल्याण करेंगे। क्यों अलग रखा गया? क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां की मोर देन बड़ी पॉपुलेशन क्या है? आपकी जनजातियों की कैटेगरी में है। क्लियर हो गया? तो बस इतना पार्ट इसमें है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 5वें नंबर की, इसलिए मैंने उसको बड़ा व्यापक डिस्क्राइब कर दिया। अनुसूची 7, 7वीं अनुसूची क्या है? इसमें किस बात का उल्लेख है? हां, अनुसूची चूंकि क्या है कि भारत एक संघीय क्षेत्र है, संघ राज्य है, संघीय राज्य है,
और संघीय राज्य की विशेषता होती है जहां केंद्र और राज्यों के बीच में विषय शक्तियों का बंटवारा होता है ताकि विवाद ना हो उनके बीच में। तो इसीलिए 7वीं जो अनुसूची है इसमें विषयों को बांटा गया है। विषयों को बांटने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, यूनियन लिस्ट जिसको कहते हैं, दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉम्पोनेंट लिस्ट। क्लियर? संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। और संघ सूची में जो जो विषय हैं, जैसे मुद्रा हो गया, विदेश व्यापार हो गया, है ना, विदेश मामले हो गया, इस हमारी रक्षा का मैटर हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ऐसे करके 100 विषय इसके अंतर्गत है। इन सारे के सारे 100 विषयों पर कानून बनाने की जो अंतिम पावर है वो हमारी केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकार उन विषयों पर कानून नहीं बना सकता। केंद्र ने जो कानून बनाया, राज्य सरकारों को उसी हिसाब से काम करना होगा। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। पहले 64 थे, अब घट गए क्योंकि कुछ समवर्ती सूची में आ गए हैं। तो राज्य सूची के जो 61 विषय हैं, जैसे रेवेन्यू का मैटर है, कृषि का मैटर है, पुलिस कारागार का मैटर हो गया, इस प्रकार के जो मैटर है वो किसमें है? आपका राज्य सूची। पंचायत है, ये राज्य सूची में आता है? हाँ, लोक व्यवस्था। तो राज्य सूची के जो विषय हैं, इन पर कानून बनाने के अंतिम जो अधिकार है वो राज्य सरकारों के पास है। केंद्र सरकार उनमें दखल नहीं कर सकता। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र ही अंतिम कानून बनाने वाली संस्था, और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाने वाली अंतिम निकाय, राज्य विधानमंडल उस पर कानून बनाएगा। समवर्ती सूची, कितने विषय हैं इसमें? है 52, 52। पहले कम थे तो 4 यहां से इसमें जुड़ गए। समवर्ती का मतलब ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के क्राइटेरिया में आते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, शिक्षा। अब शिक्षा पर भारत सरकार शिक्षा नीति बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है। स्वास्थ्य की स्थिति है, केंद्र भी बनाता है, राज्य सरकार भी अपनी स्वास्थ्य नीतियां बनाती हैं। तो ऐसी चीज, हाँ, ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उन विषयों को कहां रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब मान लिया जाए समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया, राज्य ने भी कानून बनाया, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, तो तब क्या होगा? केंद्र का कानून ही इंप्लीमेंट होगा, केंद्र का कानून ही प्रभावी माना जाएगा। यह बात समवर्ती सूची में कहा गया है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से 3 सूचियों का आवंटन 7वीं अनुसूची में है। इसमें 3 सूचियां रखी गई। अनुसूची 8 यहां तक मूल संविधान में थी। अब 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाई मामलों से। भाषाई मामलों का मतलब जिन भाषाओं को संविधान में जगह मिली हुई है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, आज कुल कितनी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में शामिल है? आज कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया, 8वीं अनुसूची में रखा गया, जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त हुई। क्लियर? समय के साथ साथ जोड़ा। कैसे? 1967 में हमारे पार्लियामेंट ने 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, और इसके द्वारा संविधान में एक भाषा जोड़ी गई, यानी 8वीं सूची में सिंधी लैंग्वेज को रखा गया। तो कुल कितनी हो गई? 15। आगे चलकर के 1992 में 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इसके द्वारा 3 भाषाओं को, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, याद रखना नेपाली भाषा भी हमारे संविधान में है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद नेपाली बोली भाषाओं की है, लोगों की है। तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इन 3 को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में दर्जा दिया गया, यानी 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो 14 ये थी, 15वीं ये होगी, और 3 और जुड़ गए, 18 भाषाएं होगी। 93, 92
92, हाँ 2003 में ही हुआ, 2003 में हुआ 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। बोडो बोली जाती है असम में, डोगरी कश्मीर में, मैथिली पूर्वांचल, संथाली छोटा नागपुर का क्षेत्र, संथाल जनजाति। क्लियर हो गया? तो इन 4 भाषाओं को दोबारा से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 18 और 4 कितनी हो गई? 22। क्वेश्चन आता है कब कब ये जोड़ा गया। जो लास्ट में ये नया जोड़ा है ये तो करंट के हिसाब से ही वो पूछ लेता है, हालांकि 2003 का है पर पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? ये है आपकी 8वीं अनुसूची। बोर तो नहीं हो रहे? लिखाना है कि पढ़ाता रहूं? थोड़ा सा टाइम कम है, थोड़ा सा और पढ़ा लेता हूं। झेल लोगे ना? बोर तो नहीं हो रहे हो? नवीं अनुसूची, अब ये नवीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार। ध्यान देना, इसमें प्रश्न आता है, पीटी का तो बनता ही है, मेंस में भी आता है, इंटरव्यू में भी डिस्कशन के लिए पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी ध्यान से सुनना। जैसे 5वीं अनुसूची गौर से सुना, ऐसे इसको भी ध्यान से। मूल संविधान में 8 ही थे, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ 1951 में। आजादी के तुरंत बाद, संविधान के लागू होते ही तुरंत बाद जो है हमने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन लागू किया, और प्रथम संविधान संशोधन लागू करके हमने 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया। और ये क्या है? भूमि सुधार से संबंधित। भूमि सुधार का मतलब क्या है? हमने 9वीं अनुसूची बनाई और इस 9वीं अनुसूची में कुछ कानून बना करके इस अनुसूची में शामिल कर दिया। ध्यान देना, कुछ कानून हमने बनाए और उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, और यह कहा कि 9वीं अनुसूची में जो कानून डाले गए हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कोर्ट जो है उन कानून को रद्द नहीं कर सकता। अभी इसका मतलब इतना मानो, उसकी भी व्याख्या आएगी अपनी जगह। बस अभी यह है कि कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उन कानून को रद्द नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है क्यों नहीं कर सकता? अब मैं थोड़ा और गहराई में जा रहा हूं। हमारे संविधान में आर्टिकल 31 ए है, 31 ए, अनुच्छेद 31 ए। 31 ए में क्या है? संपत्ति के अर्जन हेतु नियमों या विनियमों को सुरक्षा। आपका इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया ना इस क्लास में? हो गया है? जिनका हो गया मतलब, जो नहीं, जिनका नहीं हुआ तो अलग। आपने एक शब्द सुना होगा, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण सुना है? हैं? बताओ जरा क्या होता है नेशनलाइजेशन? आप बोलो जी। शब्द ही नहीं सुना? सब तो सुना होगा ना। यहां से कोई, एनी वन ऑफ यू? और सरकारी संपत्ति को प्राइवेट क्षेत्र में दे देती है, उसको क्या बोलते हैं? विनिवेशीकरण या निजीकरण। ठीक है, देखो, राष्ट्रीयकरण का मतलब है जब सरकार जन कल्याण के उद्देश्य के तहत, लोक कल्याण के उद्देश्य के तहत, मोदी जी अपने कल्याण के लिए नहीं, भारत के लोगों के कल्याण के लिए, है ना, तो जन कल्याण की भावना होती है। जब हमारी सरकार जन कल्याण के उद्देश्य के तहत निजी क्षेत्र या आपकी भूमि, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की भूमि को हस्तगत करती है, अपने पास लेती है, चाहे तो जबरन, उसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं।
आपकी संपत्ति, सरकार ने कहा हमको चाहिए यहां पर कुछ काम करना, आपने कहा साहब मतलब ही नहीं, प्राण दे दूंगा पर जमीन के इंच भर नहीं दूंगा। सरकार ने कहा प्राण ही दे दे, तू हट जाए यहां से। सरकार जबरन जमीन ले लेती है, अधिकार है सरकार के पास। क्यों? क्योंकि हम सामूहिक हित को निजी हित से अधिक महत्व देते हैं। यह हमारी राष्ट्र की एक अवधारणा है। राष्ट्रीय आंदोलन से यही मूल्य उभर के आए हैं कि व्यक्तिगत हित से अधिक लोक हित को या सामुदायिक हित को महत्व दिया जाता है। वही हमारे संविधान का आदर्श भी है। इसलिए सरकार जबरन जो है हमारी संपदा को ले सकती है। अब जबरन तो ले लिया, अब जबरन लेकर के जमीन छीन लिया और उसके बदले में कुछ ना दे, तो फिर सरकार में और माफियाओं में क्या अंतर रहेगा? डाकुओं में, लुटेरों में क्या अंतर रहेगा? वो भी तो ये करते हैं, डकैत इसी को तो बोलते हैं। तो सरकार तो डकैत हो जाएगी, माफिया बन जाएगी। लेकिन सरकार सरकार है, जनता के द्वारा चुनी है, तो लोक कल्याणकारी है। इसलिए सरकार क्या करेगी? आपकी जो संपदा है उसको अगर लेगी, छीनेगी, तो उसको कुछ मूल्य चुकता करेगी। पहले क्या था? उसके बराबर। फिर बाद में क्या हुआ कि मार्केट प्राइस तो बहुत हाई फाई पहुंच गया, तो बराबर हटा दिया, है ना। फिर क्या बोल दिया? उसकी एक राशि आपको जरूर देगी। सामान्यतः सर्किल रेट पर मिलता है। देहरादून की जमीन में सर्किल रेट कुछ बहुत कम है, मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, तो सरकार आपको सर्किल रेट पर आप, इसलिए तो जब सड़क जाती है, एनएच की सड़कें जाती है, तो आपसे आपकी जमीन सरकार लेती है, तो सर्किल रेट पर आपको क्या करती है? उसका पेमेंट करती है। आर्टिकल 31 में ये बात, 31 को ए में ये बात लिखी गई है। क्लियर है? अब दोबारा आ जाओ, अब मेरे इस पॉइंट पर आ जाओ। आर्टिकल 31 ए कहता है कि संपत्ति के अर्जन के लिए बनाए गए नियम और विनियमों की सुरक्षा, कुल मिलाकर के अगर आपसे आपकी संपत्ति लेगी तो उसके बदले में उसका मूल्य चुकता करेगी। मूल्य कम ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सरकार की क्षमता कितनी है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं कि बेवजह में ले लिया, उसके बदले कुछ नहीं दिया, कुछ देगी। आर्टिकल 31 ए। जब 90वें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित हुआ, सरकार ने 31 बी जोड़ दिया। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया? 31 बी जोड़ा और 31 बी को जोड़ करके 9वीं अनुसूची का निर्धारण किया। 31 बी में क्या है कि 31 एक को प्रभावित किए बिना, कम किए बिना, न्यून किए बिना अगर कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसे विनियम तैयार किए जाते हैं जो भूमि सुधार से संबंधित हो, कृषि के विकास से संबंधित हो, जमींदारी प्रथा आदि के उन्मूलन से संबंधित हो, लेकिन वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट को कम करते हो, तो उस कानून को हम असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। थोड़ा जटिल हो रहा है, फिर ध्यान दो जरा। मैंने क्या कहा? 31 बी को जोड़ा और उसमें यह प्रावधान किया कि इस कानून से 31 से प्रभावित नहीं होगा। पहली बात तो यह है, प्रभावित नहीं होगा मतलब आपसे आपकी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन आपको उसका मूल्य सरकार देगी। ऐसा नहीं बोलेगी साहब हम मूल्य नहीं देंगे, मूल्य देगी। तो यह है, इससे यह प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी संपत्ति ले रही है किसके लिए? कृषि के विकास के लिए, जमींदारों के उन्मूलन के लिए, असमानता को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए, वेलफेयर के लिए, और उसको लेने से अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कम होता हो, प्रभावित होता हो, तो यह कानून जो है लागू होगा उसके फंडामेंटल की रक्षा या फंडामेंटल को बचाने के लिए इस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं करेंगे। जबकि हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई कानून हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी। 31 बी बना करके यह सुरक्षा दी गई कि वह कानून असंवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। इसलिए हम मोटा मोटा बोल देते हैं कि जन कल्याण के लिए, भूमि सुधार के लिए जो कानून बनाया उसको अनुसूची 9 में डाल दिया, तो वो क्या नहीं होगा? मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो असंवैधानिक नहीं होगा। इसीलिए उसको बोला। प्रश्न उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया कि हमारे फंडामेंटल राइट को कम करने के लिए सरकार ने भूमि सुधार का कानून बना दिया और कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं रखा। क्यों? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ, अंग्रेजों ने अपने हित के लिए हमारे यहां जमींदारी व्यवस्था बनाई थी, महलवाड़ी व्यवस्था बनाई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई थी, और जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदारों को बना दिया, और जमींदारों के पास 200, 500, 1000, 2000 एकड़ जमीनों का अधिकार मिल गया। 1 एकड़ में 6 बीघा होते हैं, मोटा मोटा, कहीं 7, कहीं 8,
अलग अलग है, पर एवरेजन 6 बीघा माना जाता है 1 एकड़ में। सोचो जो 1000 एकड़ का मालिक है, तो 1006 इंटू 6, 1000 इंटू 6 यानी 6000 बीघा उसके पास जमीन है, उसका मालिक है। और यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में ऐसे न जाने कितने बड़े बड़े जमींदार थे, बंगाल में कितने जमींदार थे। एक तरफ आम किसान है जिसके पास इंच भर टुकड़ा नहीं जमीन का अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके पास 6000, 7000, 10000, 12000 बीघा जमीन है ना समानता। तो सरकार ने क्या किया, 1951 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लेकर के आई। 50 का है, 51 में लागू। और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में क्या तय किया कि प्रत्येक जमींदार के लिए कितनी भूमि अपने पास होगी वो तय कर दिया। उस सीमा से अगर अधिक जमीन है, मान लिया तय कर दिया कि आप 100 बीघा रख सकते हो, इतनी मैक्सिमम हो सकेगी, और मेरे पास है 6000 बीघा, तो बाकी जो है या 1000 बीघा रख दिया, 6000 है मेरे पास, तो 5000 बीघा जमीन सरकार ने अपने नाम कर दी, अपने पास ले। सरकार क्या करेगी उस बीघे का, अपनी जेब में रख के घर तो नहीं जाएगी, उसको उन लोगों को आवंटित करेगी जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। कहानी समझ में आ गई। इसलिए सरकार जमींदारी उन्मूलन एक्ट लेके आई, लोगों से अधिक जमीन जो थी उसको छीनना शुरू कर दिया। अब समस्या कहां खड़ी हुई, मूल संविधान में आर्टिकल 19 में 19 खंड 1 में एक एफ पॉइंट था, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड एफ, और इस उपखंड में क्या है, संपत्ति, यानी संपत्ति अर्जन करना, उसको धारण करना हमारा फंडामेंटल राइट था मूल संविधान में। अब एक तरफ सरकार हमसे हमारी संपत्ति ले रही कि तुम्हारे पास ज्यादा है, और दूसरी तरफ संपत्ति को धारण करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ये दोनों बातें क्या हो गई, कंट्राडिक्ट हो गई। हम लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। याद करो, पहला मामला 1951 का है, शंकरी प्रसाद वाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इसी समय पहुंचा, इसलिए भूमि सुधार कानून सरकार को लाना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया कि जब संपत्ति प्राप्त करना, अर्जन करना, धारण करना हमारा फंडामेंटल राइट है, तो सरकार हमसे कौन होती है, हमसे हमारी जमीन छीनने वाली। और फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ मिले हुए हैं, सरकार के खिलाफ, राज्य के खिलाफ मिला हुआ है, कि राज्य हमारे अधिकारों को कम नहीं कर सकता, और राज्य जमीन छीन करके अधिकार कम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया, शंकरी प्रसाद आ गया, शंकरी प्रसाद के बाद जो है सज्जन नाथ वाद आ गया, 60-62 का वाद आ गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार का साथ दिया। साथ देने का मतलब कि तुम कर सकते हो, तुम लोगों की जमीन छीन सकते हो, संपत्ति छीन सकते हो। क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी हटानी है, जन कल्याण करना है, रोजगार लेके आना है, कृषि का सुधार करना है। कहा कि सरकार का ध्येय अच्छा है, अच्छे कार्य के लिए ले रही है, तो सरकार को अधिकार दे दिया। इसीलिए शंकरी प्रसाद वाद में, इसीलिए सज्जननाथ वाद में यह कहा गया कि सरकार संशोधन करें अगर संविधान में, तो संशोधन करके जो है ये चीजें ले सकती है। इसीलिए तुरंत सरकार ने 9वीं अनुसूची बनाई, और 9वीं अनुसूची में सारे कानून बना करके उसमें डाल दिए, ताकि उनको कोर्ट में चैलेंजेबल ना हो सके। मामला ठीक चला। लेकिन लगभग 1965 के बाद, 64-65 के बाद से हमारी राजनीति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। राजनीति, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो कुछ ऐसे लोग आ गए जो अपना हित स्वार्थ साधने लग गए, और उन लोगों ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने शुरू कर दिए जो लोगों की संपत्ति को हड़प रहे थे। जैसे दिल्ली सीलिंग एक्ट आ गया, केरल एजुकेशन एक्ट के नाम पर जमीनें छीनी जाने लगी, तमिलनाडु की सरकार ने रिजर्वेशन देते देते आज 69% पहुंच गया राजनीतिक हित स्वार्थ करने के लिए। तो कोर्ट को लगा अब विधायिका, अब जो सरकार है ये मनमानी कर रही है। इसलिए क्या हुआ, सरकार ने गोलकनाथवाद आपका 1967, और सबसे महत्वपूर्ण है आपका केशवानंद भारतीवाद 1973, क्या बोल दिया, आप कुछ भी संशोधन कर सकते हो, कानून बना सकते हो, लेकिन ऐसा कानून नहीं कर सकते, ऐसा संशोधन नहीं बना सकते जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। और फंडामेंटल राइट जैसे महत्वपूर्ण मामलों का उल्लंघन तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। इसलिए उसके द्वारा सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम मनमाने कानून बना करके 9वीं अनुसूची में नहीं रख सकते। 1980 के वामन राव वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
24 अप्रैल 1973 यानी शंकरी प्रसाद वाद से पहले तुमने जितने कानून बना करके इसमें डाल दिए 9वीं अनुसूची में, वो कोर्ट में चुनौती पर नहीं होगा, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून बनाओगे और उसको 9वीं अनुसूची में रखोगे, हम उस हर कानून की क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे, न्यायिक समीक्षा करेंगे। यानी अब सरकार मनमानी नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? इसलिए इस अनुसूची को भूमि सुधार के इस रूप में रखा। कोई डाउट? तो इसको पढ़ के आना, फिर एक बार घर में जरूर देखना, महत्वपूर्ण अनुसूची है। पीटी का भी सवाल बनता है, मेंस का भी आता है, और इस पर जो है आपका इंटरव्यू में भी डिस्कशन आपसे करता है। तो कल मैं दोबारा से इसको डिस्कस करूंगा, कहीं तुम्हारा डाउट होगा, एक बार पढ़ के आना और उसी के बाद लिखाऊंगा, फिर आगे का काम। ठीक है? कोई सवाल किसी का? चलो।